नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शोभा गर्ग और आज मैं आपको सिंपल आईवीएफ और एडवांस्ड आईवीएफ में फ़र्क बताऊंगी। आईवीएफ टेक्निक 1978 में स्टार्ट हुई थी और इस टेक्निक को स्टार्ट हुए अब मोर देन 40 इयर्स हो गए हैं। तो इतने सालों में हर टेक्निक में बहुत सारी एडवांसमेंट्स भी आती हैं। तो ये एडवांसमेंट्स अगर ना यूज़ की जाए तो पेशेंट के साथ एक तरह से अन्याय है, क्योंकि आईवीएफ जो सिंपल आईवीएफ है उसका रिज़ल्ट 30% से ज़्यादा नहीं है और एडवांस्ड आईवीएफ में आजकल रिज़ल्ट हम 70% से भी ऊपर लेकर जा चुके हैं। तो क्या फ़र्क है सिंपल आईवीएफ और एडवांस्ड आईवीएफ में, आइए आज जानते हैं। सिंपल आईवीएफ में इंक्यूबेटर में अंडे और स्पर्म को इकट्ठे करके रखा जाता है और उसके लिए पहले इंजेक्शन लगाकर अंडे बनाकर उनको बॉडी से बाहर निकाल के स्पर्म लेके उनको इकट्ठा करके इंक्यूबेटर में रखा जाता है और इंक्यूबेटर में अंडे स्पर्म के अंदर स्पर्म जाने से एम्ब्रियो बन जाते हैं और वो एम्ब्रियो उसी साइकिल में दूसरे या तीसरे दिन बॉडी के अंदर रख दिए जाते हैं। और एडवांस्ड आईवीएफ में हम जो कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंजेक्शन लगाते हैं। ये इंजेक्शन 10-11 दिन लगते हैं और पुरानी टेक्निक में ये इंजेक्शंस 22 से 23 दिन लगाए जाते थे। जो नए प्रोटोकॉल है, नई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जहाँ पर है वहाँ पर आपको इंजेक्शंस भी सिर्फ 10 या 11 दिन लेने पड़ते हैं। और ये इंजेक्शन लगाने का हमारा पर्पज़ होता है ज़्यादा अंडे बनाना। और जब ये ज़्यादा अंडे तैयार हो जाते हैं, यानी कि जब फॉलिकल्स का डायमीटर 18 to 20 mm हो जाता है, तो हम आपको खाली पेट अंडे निकालने के लिए बुलाते हैं और बेहोशी में बिना कोई चीरा दिए अल्ट्रासाउंड गाइडेडली आपके अंडे आपकी बॉडी से बाहर निकाल कर उसी दिन 2-3 घंटे बाद आपको घर भेज देते हैं। उसके बाद हम इक्सी टेक्निक से एम्ब्रियो बनाते हैं। इक्सी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी 91 में आई थी। इस टेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम उपयोग इसलिए हुआ था ताकि जहाँ पे अगर स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी अच्छी नहीं है या स्पर्म्स की बनावट में कोई नुक्स है जिसके कारण वो अंडे के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको आर्टिफिशियली माइक्रो मैनिपुलेटर मशीन के द्वारा अंडे के अंदर प्रवेश करवा देते हैं। पर लेटर ऑन ऐसा देखा गया कि इक्सी का रिजल्ट आईवीएफ से बाकी केसेस में भी बेटर है जहाँ पर स्पर्म काउंट, मोटिलिटी वगैरह अच्छी है। तो इसलिए आजकल हम सभी केसेस में इक्सी करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कई बार अगर स्पर्म में कोई डिफेक्ट भी है और वो स्पर्म अंडे के अंदर चला जाता है तो अंडा स्पर्म के डिफेक्ट को भी ठीक कर लेता है, क्योंकि अंडे के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल अंडा होता है और ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल स्पर्म होता है। तो स्पर्म के डिफेक्ट्स अंडा अपने आप ठीक कर लेता है अगर स्पर्म अंडे के अंदर चला जाए। तो इसलिए हम इक्सी सभी केसेस में करते हैं ताकि स्पर्म अंडे के अंदर तो चला ही जाए और उसके बाद एम्ब्रियो बनने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये है एडवांसमेंट में कि आजकल हम दूसरे या तीसरे दिन के एम्ब्रियो ना डालकर 5वें दिन के एम्ब्रियोज यूट्रस में रखते हैं। 5वें दिन के एम्ब्रियोज का जो इम्प्लांटेशन पोटेंशियल है, यानी कि उनकी बच्चेदानी में चिपक कर बढ़ने की क्षमता, वो दूसरे या तीसरे दिन के एम्ब्रियो से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि जब नेचुरल प्रेगनेंसी होती है तो एम्ब्रियो ट्यूब में बनता है और 5वें-6वें दिन बच्चेदानी में आता है। तो जितना हम नेचर जो करती है उतना उसके करीब जाकर उतना ही वैसा ही करते हैं तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तीसरी टेक्निक जो हम एडवांस्ड आईवीएफ में करते हैं वो है लेज़र हैचिंग। तो कई बार देखा गया है कि जो एम्ब्रियोज होते हैं वो अपने कोल से बाहर ही नहीं निकल पाते और इस कारण से वो यूट्रस की लेयर से चिपक नहीं पाते। तो हम एडवांस्ड आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से पहले एम्ब्रियोज को लेज़र प्रक्रिया से गुजारते हैं, जिसमें उनकी वॉल को थिन किया जाता है ताकि उस वॉल को तोड़कर एम्ब्रियो बाहर आ सके और यूट्रस की लाइनिंग के साथ इम्प्लांट हो सके। चौथी टेक्निक जो हम करते हैं वो ये है कि हम फ्रीज ऑल पॉलिसी में बिलीव करते हैं, क्योंकि जिस साइकिल हमने 10 दिन मल्टीपल अंडे बनाने के लिए इंजेक्शन लगाए उस साइकिल में यूट्रस की रिसेप्टिविटी कम हो जाती है और अगर ऐसे में हम सेम साइकिल में ही एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर रख देते हैं
तो भी सक्सेस रेट बहुत कम आता है, तकरीबन 20%। तो ऐसे केसेस में हम जो एम्ब्रियोज हैं उनको, सभी एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं और उनको उसके अगले या उसके भी अगले साइकिल में यूट्रस में रखते हैं। तब तक यूट्रस वो इंजेक्शंस के इफेक्ट से उबर चुका होता है और उसकी रिसेप्टिविटी यानी कि एम्ब्रियो को अपने साथ चिपकाना और बढ़ाने की जो उसकी क्षमता है वो बढ़ चुकी होती है। तो हम उस टाइम पे जब एम्ब्रियो रखते हैं तो ये सारी टेक्निक्स यूज़ करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो मोर देन 70 to 75% आ रहा है। और इसका एक और बड़ा कारण है कि हम IVF बैच में नहीं करते हैं। कई लोग कई जगह पे, इनफैक्ट 99% जगह पे IVF बैच में किया जाता है। बैच का मतलब है कि 20-25 औरतें या जितनी भी किसी सेंटर के पास केसेस कैपेसिटी है उसके हिसाब से औरतों को इकट्ठा किया जाता है। बाहर से एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है और उनके एक ही दिन पे सबके अंडे निकाले जाते हैं, एक ही दिन पे सबके एम्ब्रियो डाले जाते हैं। तो ये टेक्निक जो है इसमें भी रिज़ल्ट में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि सभी की बॉडी एक समान नहीं होती, सबको एक जितने दिन इंजेक्शन नहीं लगते। अब कई बार हम इंजेक्शन लगाते हैं और 8 दिन में ही अंडे तैयार हो जाते हैं और कई बार हमें 12-13 दिन भी इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। पर अगर हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि इस दिन हमने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को बुलाना है तो फिर हमें उसी दिन करना पड़ेगा, चाहे अंडे तैयार हुए हैं या नहीं तैयार हुए। तो हमारे हॉस्पिटल में हम बैच में IVF नहीं करते, हम ऑनगोइंग IVF करते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे हमारे यहाँ IVF होता है, क्योंकि हमारे पास इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, यानी कि बाहर से किसी टीम के किसी मेंबर ने बाहर से नहीं आना। हमारी सारी टीम इन हाउस है, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद है। तो इसलिए किसी का भी केस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी देर उसको इंजेक्शन लगते हैं और जैसे ही उनके अंडे तैयार होते हैं उनको निकालने की प्रक्रिया कर ली जाती है। और इसी कारण से हम 5वें दिन के एम्ब्रियो भी रख पा रहे हैं, इसी के कारण हम लेज़र हैचिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं और इसी के कारण हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमेशा मोर देन 70% आ रहा है हर साइकिल में। इसीलिए बहुत सारे दंपति हमसे सफल इलाज करवा चुके हैं, बहुत लोग संतान प्राप्ति कर चुके हैं और बहुत हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जो पहले 3-3, 4-4 बार बाहर फेल हो चुके हैं और हमारे पास पहली बार में ही कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हम IVF में हर एक केस को उसकी नीड के अनुसार ट्रीटमेंट देते हैं और सारी एडवांस्ड फैसिलिटीज़ को यूज़ करके उसको उसके पैसे का पूरा हक देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप किसी भी तरह की और जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर दें। आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।